आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में केंद्र सरकार टॉपिक में राज्यसभा के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। जिसका संगठन संविधान के अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद जिसे आर्टिकल या सेक्शन भी कहा जाता है, जिसमें राज्य की संरचना व संगठन को व्यक्त किया गया है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक, निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, उस मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस मत पद्धति के अंतर्गत दो भारतीय राज्य क्षेत्र के संघीय व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किन लोगों को मनोनीत किया जाता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और अन्य क्षेत्रों में जो विशेष उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति संसद के इस सदन में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अब इसके पश्चात 233 सदस्य हैं। ये 233 सदस्य भारतीय संघ के राज्यों व संघीय क्षेत्र जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कहते हैं, इन क्षेत्रों में इन पदों का विभाजन किया जाता है। अब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। यह मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है। इसकी चर्चा हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में विस्तार से करेंगे। सदस्य संख्या के बाद अगला बिंदु है सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की सदस्यता की योग्यता निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के लिए ये प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष। यहाँ हमें ध्यान देना है कि लोकसभा में आयु थी 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु की अनिवार्यता है 30 वर्ष। 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभ का पद चाहे वो आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वह भारत के किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। यह है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। अब इसके बाद कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। कार्यकाल कितने वर्ष है? कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उनके पश्चात नए सदस्यों का निर्वाचन
होता है। यहाँ हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा अस्थायी प्रकृति का सदन है जिसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। 2 पदाधिकारी कौन कौन से? राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति ये राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। अब वर्तमान में कौन है? श्री वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में भारत की राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभापति का कार्यकाल है वह होगा 5 वर्ष। सभापति का कार्यकाल है 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल है 6 वर्ष। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। अब इसके बाद अधिवेशन के संबंध में हम देखते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार राज्यसभा की बैठकों में भी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों को बुलाते हैं और स्थगित करते हैं। अब हम देखते हैं राज्यसभा के पश्चात संसद के कार्य व शक्तियां कौन कौन से हैं। इससे पहले एक बार हम इस टॉपिक को वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। फिर है निर्वाचन पद्धति, इनमें से 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं एवं 233 सदस्य हैं संघ व राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर इसके बाद निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है, जिसके आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते बल्कि जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर उसके बाद है सदस्यों की योग्यता। योग्यता के अंतर्गत वही लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है
और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता में अंतर केवल आयु का है। राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है। फिर इसके बाद है कार्यकाल। राज्यसभा स्थायी प्रकृति का सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है एवं प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त होते हैं। फिर इसके बाद पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी 2 हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष है। अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। नियम वही है, 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, संसद के कार्य व शक्तियां। संसद के कार्य और शक्तियां। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। अब इन शक्तियों का अध्ययन हम अग्रलिखित बिंदुओं में करेंगे। सबसे पहला बिंदु है विधायी शक्तियां। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण करने का, जो राष्ट्र के हित में संसद के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और तीसरा राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, जिसे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ संसद के द्वारा संघ सूची व समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का कार्य किया जाता है। तो यह संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, विधि निर्माण का। संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अब हम विधायी शक्ति के पश्चात दूसरा यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अलावा जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय, अब हम कहते हैं अवशिष्ट विषय किसे कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में रीशेड्यूल कहा जाता है। जो इन तीनों सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक, संविधान में
संविधान में संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान में संशोधन का कार्य केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन का प्रस्ताव है वो केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं इस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 में जो संविधान में संशोधन का उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत सामान्य तो दो प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। संसद में साधारण विषयों से संबंधित जो संशोधन प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए दोनों सदनों द्वारा, या कुछ विशेष जो मामले होते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने सुना होगा बहुत अधिक चर्चा में था मामला धारा 370 को हटाने का, 35A को हटाने का, ऐसे मामले हैं। ऐसे मामलों पर संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान में प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यहाँ विशेष बहुमत का अर्थ है मतदान में भाग लेने वाले और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती। हम कह सकते हैं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल और केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जनता का प्रतिनिधि सदन होने के नाते संसद के पास राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यहाँ प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा, जिसे हम बजट के नाम से संबोधित करते हैं। ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है और विशेषकर लोकसभा से इसे पारित होना आवश्यक है। फिर इसके बाद वित्तीय शक्ति के अलावा अगली जो शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति। जो चौथी शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका की जवाबदेहिता किसके प्रति है? व्यवस्थापिका के प्रति। अब यह किस प्रकार से? इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है कि कार्यपालिका जिसे हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में
जिसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, यानी कि जो हम कह सकते हैं मेजॉरिटी, बहुमत प्राप्त होना चाहिए तब तक। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, इस प्रकार से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। अब इसके बाद 5वां बिंदु है, वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, संसद को कुछ क्षेत्रों में निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। तो अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 66 या आर्टिकल 66, इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, कई बार हम इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य। यहाँ मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं, ये 14 सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि संसद सदस्य और किसके चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के जो सदस्य, जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में, उपाध्यक्ष के चुनाव में, एवं राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के उपसभापति के, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का पदेन उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होगा। तो इस प्रकार निर्वाचन के बाद जो अगली शक्ति है वो है विविध शक्तियां। विविध शक्तियां, इसके अलावा संसद के सदस्यों को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है भाग ए के अंतर्गत हम देखते हैं पद से विमुक्त करने की शक्ति, पद से विमुक्त करनी। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव है वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है और सदन के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि संसद के सदस्य हैं वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असक्षमता व दुराचरण का अर्थ यहाँ है कि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं और वो प्रस्ताव भी दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाने का प्रावधान
इस प्रकार है कि राज्यसभा द्वारा पारित, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा से पारित होने के पश्चात यदि लोकसभा उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है तो उपराष्ट्रपति को भी अपना पद त्यागना होगा। तो ये भाग अ, जो हम कह सकते हैं पद विमुक्त करने की शक्तियां। अब है भाग ब, या जिसे हम बी पार्ट कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपातकाल है या जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, जिसकी उद्घोषणा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जिसके आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसके संबंध में प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत होना आवश्यक है, जो विशेष बहुमत से होना चाहिए, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। अनुच्छेद 356, जिसे सामान्यतः हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन के लिए भी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। और अनुच्छेद 360, जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, जिसकी उद्घोषणा के भी 1 माह के भीतर संसद की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये है राष्ट्रपति संसद की विविध शक्तियां। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो प्रश्न है संसद के कार्य व शक्तियां, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संसद के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अच्छे तरीके से देखिए। धन्यवाद।